हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रेनू। आज इंडियन इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या थे और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे हुआ था इंडिया के अंदर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो भी अग्रेरियन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है हमारे नेशन का, अगर उसके अंदर डायरेक्ट चेंज लाया जा सके थ्रू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन किसका होगा? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का। तो फिर उसको हम क्या कह देंगे? लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि जो अभी तक की प्रथा चली आ रही थी लैंड रेगुलेशन की, उसको अगर चेंज कर दिया जाए तो लैंड रिफॉर्म्स कहलाएंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टीनेंट्स कौन होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो टीनेंट्स का मतलब क्या होता है? वो किसी एक दिहाड़ी के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम कर रहे हों, वो टीनेंट्स कहलाएंगे। यानी कि एक बड़ा लैंडलॉर्ड है जिसके पास ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, वो टीनेंट्स हायर करता है ताकि उसके ऊपर काम कराया जा सके। तो टीनेंट्स एक्चुअली वो होते हैं जो खेत के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनको हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं: ऑक्यूपेंसी टीनेंट्स, टीनेंट्स एट विल एंड सब टीनेंट्स। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स का मतलब होता है कि ये एक परमानेंट या हेरिटेज राइट्स रखते हैं अपने लैंड के ऊपर, जिनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए उनको 2 साल के लिए हायर किया गया है तो 2 साल से पहले उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में दे कैन क्लेम देयर कंपनसेशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स फॉर एनी इम्प्रूवमेंट अफेक्टेड ऑन द लैंड। टेनेंट्स एट विल क्या होता है कि इनके पास में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रहती। विल का मतलब भी क्या होता है? हमारी इच्छा के अनुसार। तो लैंडलॉर्ड्स अपनी इच्छा के अनुसार इनको कभी भी अपने काम से निकाल सकते हैं और उनकी मर्जी, वो कभी पैसे देते भी हैं तो कभी नहीं भी देते। सब टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स के बराबर ही होते हैं। और उसके बाद में फिर हमको देखना है वॉट आर द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। कि मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री के अंदर लैंड टेन्योर सिस्टम किस तरीके से रेगुलेट किया जाता था। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले कौन आ जाएंगे? ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास सिस्टम है, ज़मींदारी सिस्टम, वो इनिशिएट ही कब हुआ था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी और 1973 में लॉर्ड कार्निवल्स ने एक परमानेंट सेटलमेंट का इनोवेट किया था। तब उसने क्या बोला था कि वो लैंडलॉर्ड्स के थ्रू, विद द लैंडलॉर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। परमानेंट सेटल में वो आए थे लैंडलॉर्ड्स के साथ में, क्योंकि एक जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वो ही उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो उनके साथ में एक परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए थे फॉर द रेवेन्यू। उसके अंदर उन्होंने जमींदार्स को क्या बोला था कि आप एक बीच बिचौलिए की तरह काम करेंगे, इंटरमीडियरी की तरह काम करेंगे बिटवीन द कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। यानी कि जो खेत के ऊपर अपच कर रहा है और जो स्टेट है, उसके बीच में जो काम करेगा वो जमींदार होगा। जमींदार का यहाँ पे काम क्या होगा कि उनको एक टास्क असाइन किया गया कि आप फार्मर से रेंट कलेक्ट करेंगे और हमको देंगे। मतलब कि यहाँ पे स्टेट है, बोले कि ब्रिटिशर्स उस टाइम के, और यहाँ पर आपके कल्टीवेटर से, तो बीच में जो काम करेंगे वो ज़मींदार होंगे। वो इनसे सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके इनको देंगे। यानी कि बीच में वो इंटरमीडियरी बन गए। उसके बाद में उनको एक ऐसी परमिशन दे दी गई थी कि उनकी मर्जी हो जितना वो उनसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके करें। मतलब कि मैक्सिमम आप देख लो कि इंटरमीडियरीज क्या करते थे कि अगर कोई कल्टीवेटर है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है तो वो 25% ऑफ द प्रोड्यूस वो रेंट के रूप में उनसे ले लिया करते थे एज अ रेवेन्यू। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपये का कल्टीवेशन करा है तो 25 रुपये तो उसको रेवेन्यू के उसमें ही देने पड़ रहे, तो जेब में क्या बचेगा। इसके बाद इन एडिशन टू एक्सेसिव रेंट्स एंड इनलीगल एग्जैक्शंस, द जमींदार्स फोर्स्ड पीनेंट्स टू डू बैगर एंड ऑफर वेरियस गिफ्ट्स एंड नजराना एक्सेट्रा। इसका फिर एक नेगेटिव पार्ट क्या आने लग गया कि ज़मींदारी सिस्टम तो चल रहा था जिसके ऊपर ज़मींदार्स को एक पूरा हक दे दिया गया कि आप रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो। उसके बाद में भी वो लोग क्या करते थे कि जो पीजेंट्स है, जो खेत पे काम कर रहे हैं, जो मतलब बेरोजगार है, उनको बोला जाता था तुम भीख लेके आओ। फिर उस भीख का पैसा भी वो लोग ले लिया करते थे और उसके बाद बार बार बोलते थे कि हमें गिफ्ट के मतलब तोहफे के रूप में नजराना दिया करो। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है मालवारी सिस्टम। मालवारी सिस्टम के अंदर ये भी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम में आ गया था। विलियम बैंटिंग, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही व्यक्ति थे। इन्होंने ये मतलब ओरिजिनेट किया था आगरा एंड अवध में। लेटर ये आ गया था मध्य प्रदेश और पंजाब तक भी, यानी कि एक अच्छा खासा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था।
द होल विलेज वॉज ट्रीटेड एज अ यूनिट एज फार एज पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज कंसर्न। तो मारवाड़ी सिस्टम के अंदर वो केवल एक किसी लैंड के ऊपर या किसी एक व्यक्ति के ऊपर रेवेन्यू के लिए निर्भर नहीं करते थे, वो पूरे विलेज को एक रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड मानते थे कि वो पूरी एक यूनिट है, इसमें से मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करके लाना है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाती थी, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेजरर जो कि पैसा कलेक्ट करेगा, वो किसको बोल दिया जाता था, जो विलेज का हेडमैन है, जो सबसे पहला मतलब जो उस टाइम पे होता था कि विलेज का मुखिया, तो वो मुखिया पैसा कलेक्ट करके इन लोगों को देगा, किसको देगा, स्टेट को। उस टाइम का स्टेट कौन था, ब्रिटिशर्स। उसके बाद में हमारे पास एक और है रियौतवारी सिस्टम। रियौतवारी सिस्टम तमिलनाडु में था, महाराष्ट्र, पंजाब, असम एंड कुर्ग। ये सारे सिस्टम उन स्टेट्स में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेटिव, जैसे कि पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड पाई जाती है। The responsibility of paying land revenue to the government was of cultivator himself and there was no intermediary between him and the state। यानी कि उसके और स्टेट के बीच में और कोई इंटरमीडियरी नहीं आएगा, डायरेक्ट कल्टीवेटर ही उस स्टेट को पूरा रेवेन्यू इकट्ठा करके दिया करेगा। The Rioth had full rights regarding sale, transfer and leasing of land and could not be evicted from land as long as he paid the land revenue। उसके बाद में फिर आते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमको देखने हैं लैंड रिफॉर्म्स के, कि ज़रूरत क्या पड़ी लैंड रिफॉर्म्स लाने की। सबसे पहले तो जितने भी ये अलग अलग नेगेटिव चीज़ें हो रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही थी, तो उनको रिमूव करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें लैंड रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स है, पीनेंट्स है, पीजेंट्स है, टीनेंट्स है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यानी कि एक सोशल कंसर्न आ गया, उनकी जस्टिस के ऊपर सवाल खड़ा होने लगा। तो फिर इस अग्रेरियन सिस्टम से लैंड रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट ने फिर से ये स्टेप लिया। फिर इन सबको हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे थे लैंड रिफॉर्म्स हटाने के लिए, तो सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, यानी कि जो भी लैंड टेन्योर के अंदर या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने में जो गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा था, स्टेट की हेल्प कर रहा था, उस इंटरमीडिएरीज को ये लोग अब एलिमिनेट करेंगे, एबॉलिशन करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो एबॉलिशन जो सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएरीज काम कर रहे थे वो कौन थे, ज़मींदार्स। तो इन ज़मींदार के ऊपर ये जो ज़मींदार से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, किसका, पीनेंट्स का और पीजेंट्स का और टेनेंट्स का। अप्रॉक्स 57% ऑफ द कंट्री वॉज अंडर द ज़मींदारी सिस्टम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर 100 में से 57% ऑफ द कंट्री, यानी कि मोस्टली आप सारे स्टेट्स काउंट कर लीजिए जो एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, तो वो सारे ज़मींदारी सिस्टम के अंडर काउंट किए जा रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। और इसके बाद में एक डेटा रिलीज़ किया गया जिसमें पता लगा कि 173 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरमीडियरीज, यानी कि यही इंटरमीडियरीज जो ज़मींदार कहलाते थे, इनके पास से 173 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड निकाली गई, और इससे पता लगा कि इनके अंडर में एक्सप्लॉइट हो रहे थे 2 करोड़ टेनेंट्स। The process of initiating, debating, amending and finally passing the bill for ज़मींदारी abolition mostly took a very long time। ऑब्वियसली अगर कंट्री के अंदर पूरा इनका हक बना हुआ पड़ा था, तो इस सब को हटाने के लिए, एबॉलिश करने के लिए बहुत लंबा टाइम फ्रेम लग गया। जैसे कि यूपी के अंदर द ज़मींदारी एबोलिशन टेक 4.5 years टू बिकम लॉ। तो अलग अलग स्टेट्स में आप सोच सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्लेम दैट द इंटरमीडियरीज वर कम्प्लीटली एबॉलिश्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान, एक्सपेक्टिंग अ फ्यू स्मॉल पॉकेट्स इन द सम एरियाज। यानी कि छोटे छोटे एरियाज़ में तो तब भी कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन सबको अबॉलिश करने के लिए कब निकल गए थे, फर्स्ट प्लान पीरियड में। हमारा फर्स्ट प्लान पीरियड था 1951 से 1956 का। तो इन 5 साल के अंदर अंदर में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हो चुके थे कि आप इंटरमीडियरीज को अबॉलिश करिए। उसके बाद में द पॉलिसी लेड डाउन इन द फर्स्ट प्लान वाज दैट जमींदार्स कुड एज्यूम लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन, यानी कि अगर या तो उनको पर्सनल कल्टीवेशन करना है तो वो कर ले, अप टू द सीलिंग लिमिट। उसके ऊपर भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने सीलिंग लिमिट लगा दी थी। सीलिंग लिमिट ये होता है कि आप एक, जो गवर्नमेंट ने एकड़ ऑफ लैंड डिसाइड कर रखे हैं, उससे ज़्यादा के ऊपर आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते। एंड टीनेंट्स कुड एक्वायर परमानेंट एंड हेरिटेबल राइट्स इन लैंड ओवर एंड अबाउ द सीलिंग लिमिट। लेकिन टीनेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर अपना राइट
मतलब अपना हक मांग सकते हैं सीलिंग लिमिट से ज़्यादा का भी। With a view to bringing some uniformity in the definition of personal cultivation as adopted in different states, the second 5-year plan specified that personal cultivation should have three qualities. जो फिर फर्स्ट 5-year प्लान में तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे कि हमें इंटरमीडिएट इसको अबॉलिश करना है। सेकंड 5-year प्लान जो था हमारा 1956 से 1961, इस 5 साल में क्या हुआ कि जो पर्सनल कल्टीवेशन है उसकी डेफिनेशन के अंदर 3 क्वालिटीज़ को रखा गया कि जो रिस्क ऑफ कल्टीवेशन है, जो पर्सनल सुपरविजन कर रहा है और लेबर। इसके बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि पर्सनल कल्टीवेशन किसको माना जाएगा। उसके बाद में आते हैं हमारे टेनेंसी रिफॉर्म्स। अभी तक हमने क्या करा, जो भी लैंड रिफॉर्म हम कर रहे थे उसके अंदर हमने इंटरमीडिएट्स का अबॉलिशन करा। अब हम करेंगे टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी यानी कि जो टेनेंट थे उनके रेंट या रेवेन्यू या उनका जितना भी हक बनता है उसके ऊपर। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो कि ज़मींदार टीनेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा लैंड इकट्ठा कर रहे थे इन द वे ऑफ रेवेन्यू, उसको ये कम करने की कोशिश करेंगे, रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे जो पंजाब था उसके अंदर हमें ये पता लगा कि 80% ऑफ द प्रोड्यूस ज़मींदार ले रहे थे टीनेंट्स से एज अ वे ऑफ रेंट। तो वही चीज़ आ गई, जो 100 रुपये अगर कमा रहा है वो 80 रुपये पे कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, 20 रुपये। 20 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। तो वापस फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर ये स्टेट किया गया था कि मैक्सिमम रेंट आप या तो 1/4 या फिर 1/5 ले सकते हैं टोटल प्रोड्यूस का। अब वो टोटल प्रोड्यूस कितनी भी हो सकती है। इन पंजाब एंड हरियाणा फेयर रेंट इज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। पंजाब और हरियाणा में फिक्स कर दिया गया कि 1/3 से ज़्यादा कोई भी नहीं लेगा। इन तमिलनाडु इसको रखा गया 40% तक। However, legislation fixing maximum limit of rent has been often violated। ये तो ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना ज़्यादा उनका पूरा क्या कह सकते हैं, उन्होंने हाथ फैला रखे थे पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इन सबको एबॉलिश करना या फिर इन सब के अंदर रिफॉर्म लाना वॉज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। यानी कि यही चीज़ हो गई, सरकार तो कभी कभी आएगी ना गांव में विजिट करने, लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको टीनेंट्स के साथ ही उसी गांव में रहना है, तो वो बार बार उनको डराते थे, धमकाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन द वे ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार द मैक्सिमम लिमिट इज 25% ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस, जबकि जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको कितना पे करना पड़ रहा है, 50%, जस्ट डबल। उसके बाद में टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंदर सेकंड रेगुलेशन आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, यानी कि आप टेन्योर की सिक्योरिटी दे रहे हैं या नहीं। तो इसके अंदर 3 रेगुलेशंस लाए गए कि सबसे पहले अगर आपको किसी टेनेंट को अपने लैंड से हटाना है, अपने टेन्योर से हटाना है, तो उसके लिए पहले प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही आपको जाना पड़ेगा। पहले हर कोई अपने मन मर्जी से हटा दे रहा था, 2 साल के लिए हायर तो करता था लेकिन 2 साल से पहले ही उसको निकाला जा रहा था। फिर लैंड में बी रिज्यूम्ड बाय एन ओनर इफ एट ऑल फॉर पर्सनल कल्टीवेशन ओनली। और लैंड ओनर तभी अपनी लैंड रखेगा अगर वो पर्सनल कल्टीवेशन करना चाह रहा है। तो इन द इवेंट ऑफ रिजम्पशन द टेनेंट इज अश्योर्ड ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एरिया। अगर कभी आपको रिजम्पशन देना है तो टेनेंट को आपको बताना पड़ेगा कि मिनिमम एरिया आप कितना देना चाहते हैं, ताकि इनके हक को अबॉलिश नहीं किया जा सके। उसके बाद में थर्ड उन्होंने रेगुलेशन लाया कि जितने भी राइट्स हैं टेनेंट्स के उनको ओनरशिप के रूप में दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि उनको ये बोल दिया गया कि जितने भी टेनेंट्स हैं, एक प्लान डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसके अंदर उनको बोला गया कि आप अपने ओनरशिप राइट्स ले सकते हैं, यानी कि जिस लैंड के ऊपर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसके आप ओनर कहलाए जा सकते हैं। तो कुछ स्टेट्स ने तो इस रेगुलेशन को इस लेजिस्लेशन के रूप में पास करा और कुछ नहीं कर पाए। तो वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला जैसे स्टेट्स में तो ये सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं हो पाया। उसके पीछे के रीजंस भी है, जैसे कि जो टेनेंट्स हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लैंड को खरीद सके ताकि वो लैंड ओनर बन जाए। और उसके बाद में कुछ टेनेंट्स खुद से ही विलिंगली उसको परचेज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद में एग्रीकल्चर होल्डिंग्स के ऊपर जो सीलिंग्स लगाई जा रही थी उसका मतलब क्या था। तो
A ceiling on agricultural holding means statutory absolute limit on the amount of land which an individual may hold. यानी कि पहले ऐसा था ना कि एक्स्ट्रा ऑर्बिडेंट अमाउंट के ऊपर लैंड को एकर्स के अंदर होल्ड करा जाता था बाय बिग लैंड लॉर्ड्स, लेकिन जो पीजेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, उनके पास कोई लैंड्स नहीं बच रही थी। तो इसके लिए सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स लाया गया, जिसके ऊपर एक लिमिट सेट कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इससे ज़्यादा कोई होल्डिंग नहीं रख सकता है। तो कंडीशंस क्या क्या थी? सबसे पहला, टू व्हाट लैंड सीलिंग्स शुड अप्लाई। द प्लान प्रपोज दैट सीलिंग शुड अप्लाई टू ऑल फ्यूचर एक्विजिशंस ऑफ लैंड एंड ऑल एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हेल्ड अंडर पर्सनल कल्टिवेशन। जो जो पर्सनल कल्टिवेशन कर रहा है उस व्यक्ति की सारी अभी की लैंड होल्डिंग और इन फ्यूचर का एक्विजिशन सब कुछ लैंड सीलिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। उसके बाद में जो लैंड सीलिंग है वो 3 फैमिली होल्डिंग्स तक लिमिट करी गई। फिर उन्होंने बोला कि क्या ऐसे कोई क्लासेस है जिनको एग्जाम्शन दिया जाएगा थोड़ा, तो कुछ कुछ थे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशंस वाले, क्योंकि इनको एरिया ज़्यादा चाहिए रहता है। उसके बाद में जिनके पास ऑर्चार्ड्स हैं, जिनको कॉम्पैक्ट एरियाज़ की दिक्कत पड़ती है। उसके बाद में कैटल ब्रीडिंग कर रहा है, जो डेयरी कर रहा है, वूल रेजिंग कर रहा है, क्योंकि इनको लैंड ज़्यादा लगेगा। आप कैटल ब्रीडिंग कर रहे हो तो हर जानवर के रखने के लिए आपको जगह चाहिए रहेगी। उसके बाद में शुगर फार्म का जो फैक्ट्री लगा रहा है उसके बेसिस पे, तो उन सबको एग्जाम्पशंस दिए गए। फिर मेलाफाइड ट्रांसफ़र को रोका जा रहा था। मेलाफाइड ट्रांसफ़र का मतलब कि इलीगली, लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो इलीगली जो ट्रांसफ़र हो रहे थे उनको रोका जाए। The plan recommended the transfer of land which have already taken place should be reviewed, and for purposes of sealing, the transferred land should be added to land retained by landlords. तो इन मेलाफाइड ट्रांसफ़र को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने वापस एक रिकमेंडेशन लगाई कि जो ऑलरेडी लैंड ट्रांसफ़र हो रखी है उसको वापस ट्रांसफ़र करने के लिए रोका जाए, उसको वापस से रिव्यू करा जाए, ताकि वो मेलाफाइड ट्रांसफ़र के अंदर, इलीगल ट्रांसफ़र के अंदर काउंट ना हो। थर्ड आता है कि व्हाट कंपनसेशन शुड बी पेड फॉर लैंड एक्वायर्ड। द प्लान आस्क्स द स्टेट्स टू ले डाउन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्कमस्टेंसेस। ऐसा क्यों बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने? क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो हर स्टेट अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, नेचुरल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करे कि कितना पेमेंट रखना चाहिए। फोर्थ आता है, हाउ शुड लैंड एक्वायर्ड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके ऊपर प्लान ने क्या बोला? द प्लान रिकमेंडेड दैट priority should be accorded to tenants displaced as a result of resumption of land for personal cultivation, farmers with uneconomic holdings and landless workers. तो जो हाउ शुड लैंड एक्वायर्ड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके पर्पस ने उन्होंने क्या किस किस को रखा? फार्मर्स को रखा, लैंडलेस लेबरर्स को रखा, वर्कर्स को रखा, टेनेंट्स को रखा। जिनके पास या तो उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था, उनका रिजम्पशन नहीं दिया गया, जिनके पास पर्सनल कल्टीवेशन कर नहीं था, उन सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। अब हमको देखना है द केस फॉर सीलिंग्स, यानी कि इन द फेवर ऑफ सीलिंग आप क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं कि हाँ लैंड सीलिंग अच्छी थी, या अगेंस्ट वाला हम पॉइंट बाद में देखेंगे। द केस फॉर सीलिंग की वजह से इन्होंने ये बोला कि फर्स्ट पॉइंट, द सोशल रैशनल, यानी कि सोशली ये चीज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में 2 सेक्शन है, एक रिचर सेक्शन, एक पुअरर सेक्शन। तो जो रिचर सेक्शन था उसके अंदर काउंट हो रहे थे लैंडलॉर्ड्स, उनके पास में एक्सॉर्बिटेंट पावर थी, मनी थी, सोशल पावर्स थी। तो इन सब की वजह से वो इनजस्टिस कर रहे थे। जो स्मॉल लेबरर्स थे उनके साथ इनइक्वालिटी परफॉर्म करी जा रही थी, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो इन सब के देखते हुए ये माना जा रहा था कि इनकी पावर्स को अगर एलिमिनेट किया जाता है तो वो एक सोशली अच्छी बात है। सेकंड, इससे पुअर लोगों की जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो जाएगा तो उनके पास एक रेवेन्यू का वे हो जाएगा और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सकते हैं। थर्ड, द एफिशिएंसी आर्ग्यूमेंट। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा कहते हैं कि लार्ज फार्म से ज़्यादा अगर आप स्मॉल फार्म्स को मेंटेन करेंगे तो उनको मेंटेन करना ईजी हो जाता है। उसके बाद में इनकलकेटिंग स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट वंस सरप्लस लैंड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर फिक्सेशन ऑफ सीलिंग लिमिट, it can be redistributed among the beneficiaries on the condition that they form cooperatives for their cultivation and management.
This helps small farmers and peasants to learn the techniques of social management and joint cultivation. यानी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जिनके पास में लैंड आई थी थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब वो क्या सीख जाएंगे कि हाँ आपस में मिलके काम को कैसे किया जा सकता है, सोशल मैनेजमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है। लेकिन सीलिंग के अगेंस्ट में दो केसेस हमको और देखने को मिलते हैं कि जो सीलिंग के अगेंस्ट में है। तो सबसे पहला कि जो लार्ज होल्डिंग्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक एरिया जो कि एग्रीकल्चर का है, अगर हम उसको स्मॉल होल्डिंग्स के अंदर तोड़ देते हैं तो उस लैंड की इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी कि जो पहले लार्ज फार्म्स के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा था वो डिक्लाइन हो जाएगा थ्रू स्मॉल होल्डिंग्स। और सेकंड बात ये रहेगी, अगर आप स्मॉल होल्डिंग्स में उसको तोड़ देंगे तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इंडिया के अंदर क्या है। तो अराउंड 86% ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री आर स्मॉल एंड मार्जिनल। यानी कि केवल 14% पीपल हैं जो लार्ज लैंड लॉर्ड्स हैं और उनके पास इतना ज़्यादा लैंड है कि ये इनसे कम्पीट नहीं कर सकते 86% से। तो 86% ऑपरेशनल होल्डिंग्स जो है वो स्मॉल फार्मर्स के हाथ में या मार्जिनल फार्मर्स के हाथ में है। Medium holdings are getting converted frequently into small and marginal holdings and no signal of reversion can be seen in foreseeable future। और धीरे धीरे करके जो मीडियम लैंड होल्डिंग्स वाले लोग हैं उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल होल्डिंग्स में या मार्जिनल होल्डिंग्स में। और कोई चारा नहीं है कि वो आगे जाके इस चीज़ को रिवर्स करे कि वापस वो अपनी लैंड को मीडियम लैंड होल्डिंग्स के अंदर लेके रहे। अब हम देख लेते हैं कि जो सब डिवीज़न होता है हमारी कंट्री के अंदर लैंड का, उसके रीज़न क्या है। यानी कि जो आपके खेत खलिहान हैं उनके बंटवारे क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि पूंजीवाद, मतलब क्या बोलते हैं ना अपन, इनहेरिटेंस में मिली हुई है वो लैंड आती है सब डिवीज़न के अंदर। क्योंकि अगर मान लो 4 भाई है, वो इनहेरिटेंस वाले 4 भाई है तो वो 4 पार्ट में उस लैंड को डिवाइड कर लेंगे। पुश्तैनी ज़मीन, हाँ पुश्तैनी ज़मीन जो होती है वो उसके ऊपर हर किसी का हक रहता है, हर बच्चे का हक रहता है, तो वो अलग अलग सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है लैंड का सेगमेंटेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है। फिर अब आजकल जॉइंट फैमिली डिक्लाइन होती जा रही है। पहले एक जॉइंट फैमिली के पास 100 बीघा ज़मीन थी, अब अगर उसमें से सब अलग अलग हो जाएंगे तो अपने 4 सेक्टर्स अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे वापस सब डिवीजन आ गया। और उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनका दिवालिया उठ जाता है, इनडेटनेस हो जाती है, उसकी वजह से वो लार्ज लैंड होल्डिंग्स को छोड़ देते हैं, बेच देते हैं। उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनका एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है लैंड के साथ में। और 6th है प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप शेयरिंग, यानी कि आप शेयरिंग के अंदर क्रॉप को उगाते हैं। पर इसके डिसएडवांटेज क्या है। एक तो सबसे पहला लैंड का वेस्टेज होता है। आप इतनी बड़ी ये जो ज़मीन है इसके ऊपर अगर आप 4 भाग करेंगे तो आप इसके 4 फेंसिंग भी लगाएंगे, ये इतना पार्ट तो फेंसिंग के अंदर ही चला जाता है, तो इससे वेस्टेज ऑफ लैंड भी हो रही है। फिर मॉडर्नाइजेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी मशीन लाने की कोशिश करते हैं तो एक ट्रैक्टर जो था इस पूरे फार्म के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, लेकिन एक ट्रैक्टर को आप केवल इतने प्लॉट पर लगाएंगे तो वो चलने में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक बार में रेस दिन ही लैंड ख़त्म हो गई आपकी। फिर डिफ़िकल्टी इन लैंड मैनेजमेंट, पहले पूरी एक लैंड थी उसके ऊपर फेंसिंग हम इधर इधर देख रहे थे, जो लेबर्स थे हम बोल रहे थे कि चलो 4 लेबर्स यहाँ पे काम कर लेंगे, या फिर अगर रात में पहरेदारी करनी है तो एक चौकीदार काफ़ी है। लेकिन अब लैंड मैनेजमेंट में इसकी दिक्कत आएगी। फिर डिस्प्यूट्स ओवर बाउंड्रीज, अब बाउंड्रीज के ऊपर डिस्प्यूट कि नहीं आप मेरे इलाके में आप बाउंड्री नहीं डालेंगे, आप उधर से निकालिए, आप ट्यूबवेल इधर से निकालिए, तो इन सब के डिस्प्यूट्स होने लग गए। फिर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया, यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग काम करने लग जाएंगे तो पेमेंट कम मिलेगी लोगों को। उसके बाद में लो प्रोडक्टिविटी, तो पहले जो एक पूरा फार्म था उससे हम 100 क्विंटल वीट निकाल पा रहे थे, अब ये इन चारों का मिला के हम 80 क्विंटल ही निकाल पा रहे हैं। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेट करना की मतलब जोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो जो ये एक मेथड है जो कि अराइज हुआ था फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी स्कैटर्ड वे में, उन सबको एक तरीके से जोड़ा गया, कंसोलिडेट किया गया, तो वो कहलाया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। Consolidation of holdings has been done only on 1/3 of the consolidable area of the country। इसका
इतना कम प्रोपोर्शन क्यों हुआ कंसोलिडेशन के अंदर, उसका रीज़न सबसे पहला तो ये है कि हर लैंड की सॉइल अलग अलग होती है, तो हम उनको एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि क्वालिटी डिफ़र करती है और उनके ऊपर होने वाली प्रोडक्टिविटी भी डिफ़र करती है। और उसके बाद में जो फार्मर्स होते हैं उनका अपने लैंड के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। जैसे कि हमारे लिए हमारा घर एक इमोशनल अटैचमेंट है। फार्मर की आधी ज़िंदगी लैंड के ऊपर निकल जाती है फार्मिंग करते करते, तो इनको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो वो कॉपरेट नहीं करते कंसोलिडेट करने के लिए। उसके बाद में मैनी स्टेट गवर्नमेंट वर ऑक्यूपाइड विथ इमीडिएट लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स, उनको लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स में लगा दिया गया। उसके बाद में इन मैनी एरियाज रिलायबल एंड अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में स्टैट्स की है, प्रॉपर डेटा नहीं है, तो फिर काम कैसे किया जाए। फिर मैनी स्टेट्स लैक एडुकेट एंड ट्रेन स्टाफ टू कैरी आउट द प्रोग्राम ऑफ कंसोलिडेशन। ये चीज़ भी थी कि जो कंसोलिडेशन करने का प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगी, क्योंकि नापना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशंस को नापना पड़ेगा कि किस एकड़ में, सॉरी किस ज़मीन में कितने एकड़ काउंट किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे इतना ट्रेन स्टाफ नहीं था, इसलिए ये सारी कमियां थी जिसकी वजह से कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग सही से नहीं हो पाई। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या है, मिलजुल के रहना, एक साथ काम करना। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, जो सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स थी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाई गई कि सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे एक ही लैंड के ऊपर। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटेड बाय स्मॉल अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स। तो जो स्मॉल अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स थी जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकल पा रहा था, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में 4 फार्मर्स मिलके एक साथ एक ज़मीन के ऊपर, जो अलग अलग ज़मीन थी उनकी 4, वो एक ही साथ उसको जोड़ के अगर फार्मिंग करेंगे और उसका 1/4 के अंदर, हाँ 1 2 3 4, हाँ 25% के अंदर वो अपना प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वो इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनपुट्स कैन बी मेड अवेलेबल टू मेंबर्स एट अ चीपर रेट। अगर आप केवल इतने से लैंड के लिए जो सामान ला रहे हैं और इतने बड़े लैंड के लिए सामान लाएंगे, तो जो बड़े अमाउंट पे सामान लाया जाता है उसको थोड़ा सा चीपर रेट पे परचेज करना ईजी होता है। और कोई भी अगर परचेज किए जाएंगे, इम्प्लीमेंट्स परचेज हो रहे हैं, मशीनरी परचेज हो रही है, उसको आप सारे जो भी आपकी अर्निंग्स है उसको पूल करके परचेज कर सकते हैं ताकि आपको सस्ता पड़े। उसके बाद में जो साइंटिफिक तरीके हैं, टेक्निकल इनोवेशन से आप उसको अपने लैंड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 4 मिलके पैसा लगाएंगे। फिर जो क्रॉप के ऊपर ध्यान देने वाला काम रहता है वो भी आराम से और बहुत इफेक्टिवली हो पाता है, क्योंकि आप 4 जने रहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर आता है मार्केटेबल सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन मोर इजीली फ्रॉम लार्ज फार्म्स एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट्स ऑन अ बल्क बेसिस इन अ ईजियर वे। तो यानी कि आपके पास जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, आपके पास सरप्लस होगा, तो आप इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप मार्केट में भी भेज सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन भी उसका कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे मेन पॉइंट क्या रहता है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के थ्रू आपके अंदर एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट हो जाता है। ये एक सोशल पॉइंट बहुत अच्छा होता है। तो अभी हमने सब कुछ देख लिया लैंड रिफॉर्म्स के बेसिस पे कि आपको कैसे कैसे कल्टीवेशन करना है, टेनेंट्स क्या होते हैं, ज़मींदारी सिस्टम क्या है। तो इस बेसिस पे हमारा ये लैंड रिफॉर्म्स वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।